Hello and welcome to Supporting Learners. In this video, we will cover the NCERT exemplar of Class 12 Biology, Chapter 1 Reproduction in Organism. Very short answer type questions. In the previous video, we have covered the MCQ questions. This video will cover the very short answer type questions. So starting with the question number 1 of today's video. Question says, mention two inherent characteristics of amoeba and yeast that enable them to reproduce asexually. So amoeba हमें पता है यहाँ पर जो the type of asexual reproduction that takes place in amoeba is binary fission. Binary fission. And yeast is a unicellular eukaryote. It's a unicellular fungi and it reproduces by budding. Right? So इनमें आपने बताना है कि क्या ऐसे इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक मींस परमानेंटली एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट और अ वेरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन दीज ऑर्गेनिजम्स जो इनको अनेबल करता है टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. राइट, सो आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट सेज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब ये इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है. तो एमीबा में अगर हम देखें कि एक ही सेल की बनी हुई है इसकी पेरेंट बॉडी, तो वो पेरेंट बॉडी जो है अपना डीएनए रेप्लिकेट करती है. बेसिकली ग्रोज इन साइज, इट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फेवरेबल होती है. सेकेंड पॉइंट सेज दे हैव अ वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. सही बात है, एक ही सेल की बॉडी बनी हुई है, वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. सो अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी फेवरेबल. राइट, so question number 2, why do we refer to offsprings formed by asexual method of reproduction as clones? Clones जो हैं they are basically the offsprings that they are very similar to each other and they are actually identical, exact copies of their parents, and ये जो offsprings हैं they are identical to each other also. So why is it that? Answer is, offsprings formed by asexual reproduction are called clones because they are morphologically and genetically similar to the parent. Morphology का मतलब होता है किसी भी organism की physical appearance, उसकी form, उसका shape, उसका structure. And genetically means the genes or the units of DNA. So asexual reproduction में जो offsprings form होते हैं they are दिखने में भी ये सेम होते हैं और ये जो जीन्स अपने पेरेंट से इनमें आते हैं दे आर ऑल्सो वेरी सिमिलर. सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट. एंड आई वुड एक्चुअली टेल यू वन थिंग कि आप ये टर्म्स मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, ये अपने आंसर्स में यूज करिए क्योंकि इससे एक तो ये एनसीईआरटी के टर्म्स है, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं. तो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो उसे ये समझ में आता है कि हाँ आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं. सो और साइंटिफिक वर्ड्स हैं ये, सो आपका आंसर इससे काफी एक अच्छा प्रेजेंटेशन उसकी होती है. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्दो पोटैटो ट्यूबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेम. गिव 2 रीजंस. अब यहाँ पर पोटैटो ट्यूबर की बात हो रही है. पोटैटो ट्यूबर ये कह रहा है कि अंडरग्राउंड प्लांट है, अंडरग्राउंड है ये, यानी कि ये सॉइल में पाया जाता है. पोटैटो की अगर आपने कभी प्लांट देखा हो, उसकी अगर खेती देखी हो, तो वो पोटैटो जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है. पर वो ये कह रहा है कि हम उसे स्टेम कंसिडर करते हैं. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो सॉइल के अंदर होता है, दैट इज द रूट. बट पोटैटो ट्यूबर जो है उसको हम रूट नहीं कंसिडर करते हैं, उसको हम स्टेम कंसिडर करते हैं. और आपकी 11th क्लास से आपको याद होगा कि ये है अंडरग्राउंड, इट इज पोटैटो ट्यूबर जो है दैट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है, अंडरग्राउंड क्योंकि ये सॉइल में पाया जाता है. ठीक है, it is modified to perform a specific function. Normally stem क्या function perform करती है? Stem performs the function of protection of the leaves and the conduction of water.
बट यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है दैट इज अ पोटैटो ट्यूबर दैट इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ठीक है, इस पोटैटो में क्या है, फूड स्टोर्ड है। बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हम यहाँ पर इसको स्टेम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो स्टेम के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसमें तभी हम इसको स्टेम कंसिडर कर रहे हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो 2 रीजंस आपने बताने हैं, एनी 2। सो आंसर देखो, फर्स्ट ट्यूबर हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये जो पोटैटो का ट्यूबर है इसमें नोड्स और इंटरनोड्स देखे गए हैं। अब ये नोड्स और इंटरनोड्स दे आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। ये स्टेम क्या फीचर है, अगर आप स्टेम देखोगे यहाँ पर तो स्टेम में क्या होता है, द नोड्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस और द लीव्स अराइज। ठीक है, इस तरीके से नोड्स वो पार्ट होते हैं। एंड नोड्स, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में का जो रीजन होता है दैट इज नोन एज द इंटरनोड। सो इफ दिस इज द नोड एंड दिस इज द नेक्स्ट नोड, तो इन दोनों नोड्स के बीच का जो रीजन है, the region, this region is known as the internode. This is a characteristic of a stem, but it is seen in the potato tuber also. So potato tuber we know by that is a stem. अगर मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं, तो आपने पोटैटो अगर कभी देखा हो तो यहाँ पर आपको कुछ स्कार्स दिखते हैं, इस तरीके से कुछ आपको स्कार्स दिखते हैं, डिप्रेशंस, गड्ढे कुछ दिखेंगे इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, दे आर बेसिकली नथिंग बट द नोड्स। ठीक है, दे आर नथिंग बट द नोड्स। और 2 एडजेसेंट नोड्स के बीच का जो रीजन होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ नोड एंड दिस इज द एडजेसेंट नोड, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है इसको हम कहेंगे इंटर नोड। ठीक है, so the presence of nodes and internodes, due to the presence of the nodes and internodes, इस पोटैटो ट्यूबर को हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और जब ये पोटैटो प्लांट को आप बेसिकली when you leave it for some days, कुछ दिनों तक आप इसको छोड़ दो, फेवरेबल कंडीशंस वहां पर होंगी, तो ये जो नोड्स हैं which are also known as the eye of the पोटैटो, आई भी कहते हैं इसको, ये बेसिकली जर्मिनेट कर जाती है। इट बेसिकली जर्मिनेट्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यानी कि नया पोटैटो प्लांट इससे बन सकता है। राइट, सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है लीफी शूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स। ये हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप इस पार्ट को बेसिकली, जहां पर आपके ये बर्ड्स हैं, इस पार्ट को अगर आप कट कर दोगे एंड सॉइल में इसको इफ यू पुट इट इनटू द सॉइल देन अ न्यू पोटैटो प्लांट विल अराइज फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर इज कंसिडर्ड अ स्टेम एंड नॉट अ रूट। ये देखो यहाँ पर आपको पोटैटो का प्लांट यहाँ पर दिखाया हुआ है। पोटैटो का प्लांट में देखो यहाँ पर ये आपकी ये एरियल पार्ट है एंड दिस इज द अंडरग्राउंड पार्ट। एंड अंडरग्राउंड पार्ट में क्या होता है, दिस मेन स्टेम, ये जो मेन स्टेम है ये एरियल पार्ट है, दिस बेसिकली गोज अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड चली जाती है एंड इट डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस, और इसके जो टिप्स हैं, दीज आर द टिप्स, इसको ये स्वॉलन होते हैं, दे आर स्वॉलन। दिस इज कॉल्ड द पोटैटो ट्यूबर, दीज आर स्वॉलन टू स्टोर द फूड। एंड ये रूट सिस्टम से अलग है। ये जो पोटैटो ट्यूबर है दिस इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रूट सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड लीफी शूट्स अपीयर फ्रॉम द नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिटवीन एन एनुअल एंड अ पेरेनियल प्लांट विच वन हैज अ शॉर्टर जुवेनाइल फेज, गिव वन रीजन। सो पहले तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद द टर्म्स देन यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एनुअल प्लांट वो प्लांट होता है जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेता है। सो वो अपने लाइफ साइकिल में या एक ग्रोइंग सीजन में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि आपने स्प्रिंग सीजन में सीड को सो करा, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीड बेसिकली जर्मिनेट करेगी और पूरा समर जो है वो प्लांट, उसमें पूरा समर प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, आप उसको प्रॉपर केयर दोगे ड्यूरिंग समर एंड इट विल इवेंचुअली स्टार्ट द फ्लावरिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ग्रोइंग सीजन, दैट इज द लेट समर और द अर्ली फॉल, ऑटम जैसे ही आएगा,
तो क्या होगा, ये एनुअल प्लांट्स में क्या होगा, सीड बननी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही सीड बननी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें सीड्स बन जाएंगी, वो लाइफ साइकिल उसमें कंप्लीट, उस प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और जो आपका मदर प्लांट है बेसिकली वो मर जाएगा। सो एक सीजन जो है रिक्वायर्ड होता है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, तभी हम इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द एनुअल प्लांट्स। जबकि जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो मेनी ईयर्स, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, पेरिनियल का मतलब ही यही है कि वो बहुत सारा साल जीते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेवरल टाइम्स। सो बेसिकली मोर देन 2 years आप कह सकते हो, क्योंकि बाइनियल्स भी होते हैं, बाइनियल 2 seasons 2 years में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। मोर देन 2 years में जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं वो होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। अब आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि विच वन हैज अ शॉर्टर जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज वो होता है जिसमें प्लांट मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योरिटी अटेन करता है, एंड इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। इसमें प्लांट की फ्लावरिंग नहीं होती है। जुवेनाइल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द वेजिटेटिव फेज है, जिसमें कि प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ करता है, लीव्स का नंबर इंक्रीज करता है, लीव्स बड़ी होती हैं, स्टेम जो है दैट इंक्रीजेस इन लेंथ, इन साइज बेसिकली। सो बेसिकली प्लांट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द फ्लावरिंग। सो शॉर्टर जुवेनाइल फेज किस में होगा? शॉर्टर जुवेनाइल फेज होगा आपका एनुअल प्लांट में। आंसर देखते हैं। An annual plant has a shorter juvenile phase. क्यों है ऐसा? क्योंकि since its entire life cycle has to be completed in one growing season. इसे अपनी लाइफ साइकिल जो है वो एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करनी है। सो ये अपना जुवेनाइल फेज जो है वो शॉर्ट रखता है, इसका जुवेनाइल फेज शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू अ पेरिनियल प्लांट। Moving on to the question number 5. Rearrange the following events of sexual reproduction in the sequence in which they occur in a flowering plant. तो पहला है embryogenesis, second event fertilization, third gametogenesis and fourth pollination. So first event will be gametogenesis, that is the formation of male and female gametes. Right. Second will be the pollination, that is a transfer of pollen grains from anther to stigma. Gamete transfer. It is a method of gamete transfer. Then third will be the fertilization, that is a fusion of male and female gametes, and fourth is the embryogenesis, the zygote that is formed in the fertilization. After the fertilization, this zygote will develop into the embryo. So this is the sequence. And gametogenesis and pollination are the pre-fertilization events. These are the pre-fertilization events. And embryogenesis is a post fertilization event. ये post fertilization event है। Question number 6. The probability of fruit set in a self-pollinated bisexual flower of a plant is far greater than a dioecious plant. Explain. अब देखो इसमें बोला क्या है, probability of fruit set. Fruit set का मतलब है the process of conversion of a flower into fruit, है ना। प्लांट में यही तो होता है, फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फ्रूट मेकिंग के बनने के प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच फ्लावर बिकम्स अ फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूट सेट। ठीक है, ये फ्रूट सेट की प्रोबेबिलिटी सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर में फार ग्रेटर है देन अ डायोशियस प्लांट। ठीक है, ऐसा क्यों है ये आपने बताना है। सो डायोशियस प्लांट पहले तो होते क्या है? डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सेपरेट प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक सेपरेट प्लांट में है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक सेपरेट प्लांट में है। राइट। तो अब इसमें जब उसका ट्रांसफर होना है pollen grain का from the anther to the stigma, so this will depend upon the external agent they will actually depend upon an external agent for pollination. वो wind हो सकता है, वो insects हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
तो ये अपने ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा के लिए जो है ये डिपेंड करेंगे ऑन द एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, राइट। जबकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या है, द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। सो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर जो है वो आसान होगा और इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय the absence of pollinators. The pollination is not affected by the absence of pollinators. So even in the absence of pollinators, pollinators अगर नहीं भी हैं तो भी pollination हो सकती है इनमें. So probability of fruit set जो है वो ज्यादा होगा in case of self-pollinated bisexual flowers as compared to that in the dioecious plants. Question number 7. Is the presence of large number of chromosomes in an organism a hindrance to sexual reproduction? Justify your answer by giving a suitable reason. अभी कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, क्या वो लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर एक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या वो एक हिंड्रेंस होगा इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आंसर इज नो, इट विल नॉट बी अ हिंड्रेंस. वाई? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप फ्रूट फ्लाई में देखो, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला में अगर आप देखो तो उसके सोमैटिक सेल्स में 8 क्रोमोसोम्स है. सोमैटिक सेल इज एनी सेल अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल, एनी सेल अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज द गैमीट्स. अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में बात करें, सो गैमीट्स आर द स्पर्म एंड द एग. So any other cell except the sperm and the egg, any other cell in the body is called a somatic cell. So somatic cell of fruit fly has 8 chromosomes and the somatic cell of butterfly has 380 chromosomes. But ये दोनों ही sexually reproduce कर सकते हैं, right? Both of them can reproduce होना चाहिए यहाँ पर. Both of them can reproduce sexually. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ऑर्गेनिज्म में होना एक हिंड्रेंस नहीं है. बेसिस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट. गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो बेसिस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. क्वेश्चन नंबर 8. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पैन? Give 2 examples in support of your answer. Question बड़ा सिंपल है. आंसर है no. There is no relationship between the size of organism and lifespan. Right? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक मैंगो ट्री है, ठीक है, मैंगो ट्री है और पीपल ट्री है. दोनों का साइज जो है वो बोथ आर ऑफ द सेम साइज, बट लाइफ स्पैन अलग है. मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 ईयर्स का है, वेरएज पीपल ट्री 2500 ईयर्स, 2500 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन होता है. सो साइज इज द सेम बट लाइफ स्पैन इज डिफरेंट. सो साइज का कोई रिलेशन नहीं है लाइफ स्पैन के साथ. वैसे ही एक एग्जाम्पल है टॉर्टोइस और एलिफेंट का. टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन जो है और एलिफेंट के लाइफ स्पैन से डिफरेंट है. टॉर्टोइस बहुत स्मॉल है साइज में और एलिफेंट इज वेरी बिग इन साइज, बट फिर भी लाइफ स्पैन जो है वो दोनों का अलग अलग है. टॉर्टोइस जो है उसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 80 to 120 ईयर्स का होता है और एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स का होता है. सो पहले एग्जाम्पल में मैंगो ट्री और पीपल ट्री यानी कि साइज सेम है पर लाइफ स्पैन डिफरेंट है, और सेकेंड केस में साइज डिफरेंट है. टॉर्टोइस इज वेरी स्मॉल, एलिफेंट इज बिग, बट लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर दी हुई है आपको. The plant bear 2 types of flowers marked A and B. Identify the type of flowers and state the type of pollination that will occur in them.
अब वैसे ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 1 से नहीं है, ये आगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, बट क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने इसको फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइप जो ए मार्क्ड है यहाँ पर, दीज आर द चैस्मोगेमस फ्लावर्स, दीज आर द चैस्मोगेमस फ्लावर्स। एंड बी टाइप जो है, दीज आर द क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। So answer is, in the given figure A shows chasmogamous flowers with exposed anther and stigma. अब chasmogamous flowers को हम open flowers भी कहते हैं. They are also called the open flowers because they have exposed anther and stigma. अब क्योंकि इनमें exposed anther और stigma है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अकर हो सकती है इन फ्लावर्स में। कोई क्रॉस पॉलन यानी कि किसी और प्लांट का पॉलन जो है वो लैंड कर सकता है इस फ्लावर के स्टिग्मा पर। सो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कैन अकर, क्रॉस पॉलिनेशन विल अकर इन दिस फ्लावर। ऑन द अदर हैंड बी जो है दैट इज अ क्लीस्टोगेमस फ्लावर। क्लीस्टोगेमस फ्लावर इज अ क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर है ये, इट डज नॉट ओपन एट ऑल, ये बिल्कुल खुलता नहीं है। सो इसमें जो है दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, सो दे सपोर्ट सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर होगी। सो इसमें होगी आपकी क्लीस्टोगेमस में सेल्फ पॉलिनेशन विल बी द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एंड चैस्मोगेमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन होगी, राइट। एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है आपको कि एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स किस टाइप के फ्लावर में फॉर्म होता है, विच टाइप ऑफ फ्लावर विल हैव एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। सो आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स क्योंकि क्लोज्ड फ्लावर्स है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन अकर करेगी, सो इनको पॉलिनेटर्स एब्सेंट भी हैं अगर, तभी भी पॉलिनेशन ये कर सकते हैं। सो देयरफॉर देयर इज एन एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स इन दीज क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। Let's see the question number 10. Give reasons so as to why cell division cannot be a type of reproduction in multicellular organisms. Multicellular organisms में cell division जो है that cannot be a type of reproduction. जैसे कि asexual reproduction में होता है mitosis जो है that is a type of asexual reproduction in unicellular organisms. So आंसर देखते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी, इट इज नॉट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक तो काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, the cells are grouped together to form tissue, tissues are grouped together to form organs, then organ systems. So the system is very organized and cells are performing their specialized functions, right? So multicellular organisms की body organized है और बहुत complex है with well developed reproductive organs which help in reproduction, और reproductive organs भी हैं जो reproduction में help करती हैं। तो इनमें जो है their whole body does not participate in reproduction like unicellular organisms. Unicellular organisms में क्या होता है, जैसे ये अमीबा है, इसकी पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी जो है, पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी ये पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन। सो दिस पेरेंट बॉडी एक्चुअली ग्रोज इन साइज, इट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए एंड दिस पेरेंट बॉडी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डॉटर सेल्स। सो पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। देयर आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच टेक part in reproduction and not the whole body, right?
सो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, complex organization and separate reproductive organs for reproduction in reasons की वजह से cell division cannot be a type of reproduction. Cell division जो है वो multicellular organisms में क्या रोल प्ले करती है? That leads to the growth of the body. ठीक है, बॉडी को साइज में ग्रो करने के लिए जो सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं एंड देन उससे जो है इनकी बॉडी ग्रो कर जाती है. एंड ऑल्सो इन द रिपेयरमेंट, ठीक है, रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एंड जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर माइटोसिस होता है, जबकि रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस होता है. सो क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द ओव्यूल एंड पेरिकार्प. सो दिस इज द ओव्यूल and pericarp, that is the fruit wall, this is the pericarp. Very easy question. Question number 12, why do gametes produced in large numbers in organisms exhibit external fertilization? So the answer is the organisms exhibiting external fertilization होना चाहिए यहाँ पर, fertilization produce large number of gametes because producing large number of gametes increases the chance of syngamy. Yes, basically क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर वाटर मीडियम में हो रही है, मोस्टली वाटर इज द मीडियम ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो वाटर मीडियम में मोस्ट केसेस में क्या होता है कि मेल गैमीट जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है, because through the water medium it has to travel to the female gamete. और उस traveling में a large number of male gametes, a large number of gametes, you know, they get destroyed because on the way there are a lot of predators. Then some of the male gametes, they get desiccated. So large number of them are not able to reach the female egg. So to increase the chance of syngamy, the ultimate fusion of the male and the female gamete, to increase the chances of syngamy, as some of them would be able to carry out fertilization. So इतने सारे large number में जो produce हो रहे हैं, not all of them will carry out fertilization, only some of them will carry out the fertilization, ensuring that at least a stable number of offsprings are able to survive and carry on. तो इसमें से कुछ ही जो है मेल गैमीट्स ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल बी एबल टू फॉर्म अ स्टेबल number of offsprings which are able to survive. Right? So question number 13. Which of the organisms are monoecious and dioecious? Right? Monoecious क्या मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपके दोनों गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स हैं. Whereas dioecious में क्या है? Dioecious organism वो है जिसमें दो अलग अलग organisms है. One is the male and other is the female. So male and female reproductive parts are present in the separate organisms. So earthworm is monoecious. Chara is also monoecious. Right? Markentia का male thallus अलग होता है, female thallus अलग होता है. So it is dioecious. And cockroach, male and female reproductive parts in the same organism. So this is dioecious. Right? Question number 14. Match the organism given in the column A with the vegetative propagules in column B. So देख लेते हैं. Bryophyllum जो है, that the vegetative propagule in bryophyllum is the leaf bud. So इसको यहाँ मैच करते हैं. Agave में है bulbil. Potato, we have just discussed in this video eyes of the potato. Yes. And water hyacinth में होगा offset. Right? So and question number 15. What do the following parts of a flower develop into after fertilization? Ovary, it develops into fruit, and ovule, it develops into seed.
right? So I hope these questions were clear to you, and thank you for watching this video.